हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 14 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऑलरेडी लाइंड अप किए हुए हैं जो बैक टू बैक चैनल पर आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो और नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो भी बता देना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। सो देखो, इन सिंपल वर्ड्स फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब होता है कंपनी अपने पैसे को कैसे यूज़ करे, कहाँ इन्वेस्ट करे और पैसे का अरेंजमेंट कैसे करे। ओके, मतलब मनी की प्लानिंग प्लस उसका मैनेजमेंट, यही होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। मेनली 3 टाइप्स के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बिकॉज प्रॉफिट यहीं से जनरेट होता है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। कंपनी को ये सोचना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा या नहीं, और रिस्क कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एयरलाइन कंपनी डिसाइड कर रही है कि उसको नए एयरक्राफ्ट्स खरीदने हैं। ओके, सो अगर वो इन्वेस्ट करती है तो इससे इनिशियल कॉस्ट तो हाई होगी, बट फ्यूचर में इससे रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सकता है। बट अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो इससे ह्यूज लॉस भी हो सकता है कंपनी को। ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं बिकॉज इनका की फोकस होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे और रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस बनाने पे। ओके, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि ये डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो इजीली वापस नहीं कर सकते, लाइक वो पैसे वापस इजीली वापस नहीं आ सकते। ओके, उसके बाद सेकंड होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, मतलब कंपनी मनी का अरेंजमेंट कैसे करेगी। ओके, सो फाइनेंसिंग डिसीजन में कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज करना और दूसरा डेट के थ्रू। ओके, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर से पैसा लेना, सो इसमें कंपनी को अपनी ओनरशिप शेयर करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड ऑप्शन है डेट मीन्स लोन लेना, इस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा। ओके, सो अगर कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो इससे कंपनी पर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा, तो इससे रिस्क ज़्यादा होगी। ओके, और अगर ज़्यादा शेयर्स इशू करती है मींस इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज करती है, सो इससे ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। ओके, सो इससे कंपनी को एक बैलेंस बनाना पड़ता है और इसलिए हम इस डिसीजन को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी बोलते हैं। ओके, बिकॉज इसका गोल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम करना, मिनिमाइज करना, रिस्क को कंट्रोल करना एंड कंपनी में कंट्रोल को मेंटेन करना। ओके, उसके बाद आते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस मीन्स मान लो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न कर लिया, अब कंपनी उस प्रॉफिट का क्या करे। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कंपनी डिविडेंड दे दे जिससे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाएगी, या फिर सेकेंड ऑप्शन है उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दे, उससे बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, सो बेसिकली तो यही होते हैं डिविडेंड डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ये बोलती है कि इस साल हम डिविडेंड कम देंगे क्योंकि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दे रही है। और अगर कंपनी बोलती है कि हम हाई डिविडेंड देंगे तो इसका मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी दे रही है। ठीक है, सो डिविडेंड डिसीजंस का मेन काम यही है इस चीज़ के बीच में एक ऑप्टिमल बैलेंस बनाए रखना, जिससे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल हो और कंपनी की ग्रोथ नीड्स भी पूरी हो। ओके, सो बेस्ट डिविडेंड डिसीजन वही होता है जिसमें हम प्रॉफिट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि शेयर होल्डर्स को भी हम डिविडेंड दे पाए और कुछ अमाउंट रिटेन भी कर पाए फॉर कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ। सो दीज आर डिविडेंड डिसीजंस। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों डिसीजन समझ आ गए होंगे। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है पैसे कहाँ लगाने हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है पैसे कहाँ से लाने हैं, लाइक सोर्स क्या होगा फंड्स का, फंड्स रेज करने का। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है प्रॉफिट का क्या करना है। ठीक है, ये तीनों डिसीजंस मिलके ही कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनेंस फंक्शन।
देखो अभी हमने जो भी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस की बात की, ये सारे डिसीजंस लेता कौन है और और इसे मैनेज कौन करता है? फाइनेंस फंक्शन। सो फाइनेंस फंक्शन का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्लान करना, मैनेज करना और कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है? एक फाइनेंस मैनेजर का। ओके, अब देखते हैं नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन के नेचर में सबसे पहले है कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कभी रुकती नहीं है, लाइक डेली बेसिस पे प्लानिंग, स्पेंडिंग, मॉनिटरिंग ये तो चलती रहती है। ओके, सेकेंड, फाइनेंस फंक्शन एक परवेसिव फंक्शन होता है। मीन्स हर डिपार्टमेंट में फाइनेंस तो इन्वॉल्व होता ही होता है। लाइक अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, मार्केटिंग करनी है उसके लिए भी पैसे चाहिए, एचआर को हायरिंग करनी है उसके लिए भी पैसे चाहिए। मतलब फाइनेंस तो हर जगह है। ओके, देन थर्ड, डायनेमिक नेचर। फाइनेंस फंक्शन का नेचर डायनेमिक होता है, मतलब मार्केट तो चेंज होता रहता है, लाइक इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, डिमांड सब चेंज होती है, इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ओके, देन लास्ट, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। मीन्स फाइनेंस सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होती है, फाइनेंस फंक्शन से डिसाइड करते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, रिस्क कितनी है, कंपनी रिस्क हैंडल कर पाएगी या नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा या नहीं। ओके, सो ये नेचर होता है फाइनेंस फंक्शन का। उसके बाद देखते हैं फाइनेंस फंक्शन का एक्चुअल काम क्या होता है। मतलब फाइनेंस फंक्शन के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो है फाइनेंशियल प्लानिंग। इन सबसे पहले तो प्लान बनेगा कि कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। ओके, देन रेजिंग ऑफ फंड्स। फिर ये डिसाइड होगा कि फंड्स कहाँ से अरेंज करने हैं, मीन्स इक्विटी से या डेट से कहाँ से फंड्स रेज होंगे। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, कि जो पैसा आया है उसे एफिशिएंटली इन्वेस्ट करना है हमें। अगर इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो गई तो इससे लॉस हो सकता है, राइट इन्वेस्टमेंट हुई तो इससे कंपनी की ग्रोथ होगी। उसके बाद है फाइनेंशियल कंट्रोल। ये इंश्योर करता है कि पैसा वेस्ट ना हो, बजट फॉलो किया जाए, परफॉर्मेंस ट्रैक हो। ठीक है, देन प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट को मैनेज करना, मीन्स डिविडेंड देना या नहीं देना, या पैसे को रिटेन करना है री इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, सो बेसिकली ये फाइनेंशियल डिसीजंस ही होते हैं, फाइनेंस फंक्शन का यही काम होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड डिविडेंड। ओके, अब देखते हैं फाइनेंस फंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स वाई फाइनेंस फंक्शन इज क्रिटिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले तो है देखो बिजनेस सर्वाइवल, विदाउट मनी तो कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड, स्मूथ ऑपरेशंस, मीन्स डेली एक्सपेंसेस, सैलरीज, प्रोडक्शन, ये सब भी फाइनेंस पे डिपेंड करता है। ओके, देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, नए प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन, ये सब भी फाइनेंस डिसाइड करता है। उसके अलावा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर हम फंड्स का एफिशिएंट यूज़ करेंगे तो इससे हम अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन रिस्क कंट्रोल, मीन्स डेट, इन्वेस्टमेंट, मार्केट रिस्क, इन सबको भी फाइनेंस ही मैनेज करता है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंस है फाइनेंस फंक्शन की। ओके, जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आई होप उनके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर बेसिक्स तो उन्हें समझ आ गए होंगे। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो सबसे पहले तो समझते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क होता क्या है। देखो जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है और जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है उनके बीच का डिफरेंस ही रिस्क होता है। मतलब चांस ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, यही होता है इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, चांस ऑफ लॉस मीन्स जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपकी, अगर आपको एक्चुअल में वो ना मिले तो, और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स मीन्स कि हो सकता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिल भी जाए और हो सकता है वो ना भी मिले। ठीक है, तो यही होती है इन्वेस्टमेंट रिस्क। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। बेसिकली दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट रिस्क होती है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, सबसे पहले तो है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है ऐसी रिस्क जो एंटायर इकोनॉमी या पूरे मार्केट को अफेक्ट कर रही है, जैसे मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या फिर एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, सो सिस्टमैटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते, मीन्स इस रिस्क को स्प्रेड भी नहीं किया जा सकता है। ये अनकंट्रोलेबल रिस्क होती है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बिकॉज ये पूरे एंटायर मार्केट को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद आती है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होती है जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या किसी कंपनी को अफेक्ट करे।
ठीक है, जैसे बिजनेस रिस्क या क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, ये सब अनसिस्टमैटिक रिस्क के एग्जांपल्स हैं। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मीन्स इस रिस्क को स्प्रेड किया जा सकता है। ये रिस्क कंट्रोल में है, हम इसको रिजॉल्व या मैनेज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक इन्वेस्टर किसी एयरलाइन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो अगर उस पर्टिकुलर एयरलाइन कंपनी का मतलब मैनेजमेंट ही फेल हो जाए, स्पेसिफिक एयरलाइन कंपनी का, तो इसका मतलब तो है कि वो इन्वेस्टर अनसिस्टमैटिक रिस्क फेस कर रहा है। ठीक है, तो इससे तो वो बच सकता है, इसको अवॉइड कर सकता है बाय स्प्रेडिंग हिज इन्वेस्टमेंट्स। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड कर सकता है अक्रॉस डिफरेंट एयरलाइंस, टेक्नोलॉजी या फिर डिफरेंट एनर्जी कंपनीज में। ठीक है, बट अगर जनरल इकोनॉमिक रिसेशन ही चल रहा है, पूरे मार्केट में ही मंदी है, तब तो वो सिस्टमैटिक रिस्क है जिसको हम जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ओके, आई होप अब आपको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क भी डिफरेंट सोर्सेज से आता है। सबसे पहले है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब है मार्केट कंडीशंस की वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होना। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होना, या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन मार्केट गिर गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर जाएगी। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये मोस्टली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। मीन्स जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ओल्ड बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि नए बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसलिए इन्वेस्टर्स अपने पुराने बॉन्ड्स बेच देते हैं, सो इससे प्राइस गिरता है। ओके, सो दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके बाद है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है जब बोरोअर पैसा वापस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, मतलब आपने किसी कंपनी को लोन दिया है, अब वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, सो आपका पैसा तो रिस्क पे है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा वापस। इसलिए हम क्रेडिट रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब होता है आप इन्वेस्टमेंट को कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्विकली सेल नहीं कर पा रहे हो तो वो लिक्विडिटी रिस्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रियल एस्टेट या कोई रेयर असेट्स, या फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है लेकिन प्रॉपर्टी में लो होती है। ठीक है, सो दिस इज लिक्विडिटी रिस्क। देन उसके बाद है इन्फ्लेशन रिस्क, जिसको हम परचेजिंग पावर रिस्क भी बोलते हैं। ये वैसे हिडन रिस्क होता है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 6% रिटर्न मिला और इन्फ्लेशन 7% से बढ़ा है। ठीक है, सो एक्चुअल में तो आप लॉस पे हो, सो इसलिए बोलते हैं कि रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब है ये रिस्क कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। मीन्स अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल वीक है या मैनेजमेंट ही इनएफिशिएंट है, तो इससे प्रॉफिट कम होगा और इससे इन्वेस्टर को लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुअर मैनेजमेंट डिसीजंस या हाई कॉस्ट, लो डिमांड, ये सब बिजनेस रिस्क है। ठीक है, देन उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब ये रिस्क कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। मीन्स अगर कंपनी ने ज़्यादा लोन लिया हुआ है तो उससे उसका इंटरेस्ट बर्डन हाई होगा और प्रॉफिट कम हो सकता है, मतलब रिस्क इंक्रीज। इसलिए अगर किसी भी कंपनी ने ज़्यादा डेट बर्डन है, किसी भी कंपनी ने ज़्यादा उधार का पैसा ले रखा है, तो उसकी फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। ओके, देन उसके बाद है पॉलिटिकल रिस्क या फिर रेगुलेटरी रिस्क। मीन्स ये रिस्क गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टैक्स पॉलिसी चेंज हुई या फिर कोई न्यू रेगुलेशंस आए या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस है, सो ये रिस्क डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क के, कि इन्वेस्टमेंट रिस्क अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है। ठीक है, सो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। मैं हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रही हूँ। सो उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बाकी अपने डाउट्स आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, मैं ट्राई करूँगी सभी का रिप्लाई देने का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।